खबरदार तक पर दिखाए जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है जानी दुश्मन। यह फिल्म 1979 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और राजकुमार कोहली ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म ने अपनी कमाई के 10 गुना से भी ज़्यादा अर्जित किए थे और इस फिल्म में उस समय के तकरीबन सभी नामी गनामी कलाकारों ने काम किए थे। बात अभिनेताओं की जाए तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वालों में से सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, विनोद मेहरा, अमरीश पुरी, जगदीप आदि कलाकार थे। तो वहीं महिला अदाकाराओं में इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वालों में से रीना राय, नीतू सिंह, रेखा, जयश्री आदि थी। इस फिल्म के डायलॉग्स भी उस वक्त काफ़ी मशहूर हुए थे। उसमें से एक डायलॉग मैं आपके लिए दोहराता हूँ। मैंने तो सुना था कि जब बेटी की डोलियाँ विदा होती है तो पत्थर भी पिघलकर आंसू बहाने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा हो रहा है। ढोल ताशे बज रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस खुशी में हो रही है ये सारी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। खुशी का तो यह मौसम है ही लाखन। हमारी बेटी सकुशल ससुराल पहुंच गई। यही तो सवाल है कि आपकी बेटी सकुशल ससुराल कैसे पहुंच गई, इसकी डोलियां क्यों नहीं लूटी गई, गांव के अन्य बहु बेटियां की डोलियां क्यों अब तक लूटी जाती रही। यह तो एक बड़ा सवाल है। लगता है कि मेरे ऊपर भाग्य का देवता मेहरबान है, इसलिए मेरी बेटी की डोलियां नहीं लूटी गई। यह सवाल भाग्य का नहीं बल्कि नीयत का है ठाकुर साहब। यह फिल्म अपने नृत्य संगीत के लिए भी विशेष रूप से जानी जाती है। इस फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी, और इस फिल्म को स्वर देने वालों में से प्रमुख थी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर आदि। इस फिल्म के कुछ गानों को मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ। ओ मेरी जान बोल मेरी जान, तेरी आंखों ने कैसा ये जादू किया, दिल में भी गया मेरा दिल भी गया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया, सारे रिश्ते नाते को मैं तोड़ के आ गई, ये ले सा तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ये ले तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ऐसी वैसी ना समझ सजना, जान दे दूंगी या जान ले लूंगी, ऐसी वैसी ना समझ सजना, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ चूड़ियाँ, हाथों में पहना के चूड़ियाँ, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, कोई रूप का नजारा ले गया है कि रूप का नजारा ले गया, तूने दिल तब तो मेरा ले लिया, दिल तब तो मेरा ले लिया, कि वो क्या बेचारा ले गया है, कि वो क्या बेचारा ले गया, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई, जिन आँखों की तू थी ज्योति, उन आँखों से बरसे मोती,
दावा नहीं, कोई जोर नहीं है, बेटी सदा से पराई होती, जल्दी नैहर से ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म जानी दुश्मन की पूरी कहानी। तो एक पिशाच की पैशाचिक कृत्यों के चतुर्दिक घूमती नजर आती है और कैसे हुआ इसका पर्दाफाश। फिल्म जानी दुश्मन की शुरुआत आपस में नोक झोंक करते एक नवविवाहित दंपत्ति की चुहलबाजी के साथ शुरू होती है। यह दंपत्ति अपना घर जा रहा है। घर जाने के क्रम में ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन तक जाने के लिए यह दंपत्ति भाड़े पर एक टैक्सी करता है। इससे पहले कि टैक्सी रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, यह बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। इस टैक्सी का ड्राइवर, जिसकी भूमिका मैकमोहन ने निभाई है, इस दंपत्ति को सामने एक पुराना मकान दिखाकर तब तक रुकने के लिए कहता है जब तक कि वह टैक्सी का टायर जो पंक्चर हुआ है उसकी मरम्मत करवा कर वापस नहीं आ जाता है। उसके कहे अनुसार यह दंपत्ति जब उस मकान में जाता है तो वहाँ अजीबोगरीब घटना घटती है। उस सुनसान मकान की दीवार पर टंगी ठाकुर ज्वाला प्रसाद की तस्वीर, जिसकी भूमिका राजा मुराद ने निभाई है, वह इसे देखकर कहता है कि तुम्हारे ही तरह मेरी भी नई नई शादी हुई थी और मैं इस महल में सुहाग रात मनाने आया था। सुहाग रात को ही मेरी पत्नी ने यह कहते हुए दूध में मिलाकर मुझे विष पिला दिया कि मैं सुहाग रात अपने प्रेमी के साथ मनाऊंगी। मुझे पैसे की कमी थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें विष पिलाकर मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जब वह दंपत्ति वहाँ से किसी प्रकार से बचता है, क्योंकि वह पिशाच उस पर आक्रमण कर देता है, बड़ी मुश्किल से वह वहाँ से बचने में सफल होता है। और जब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर आता है तो टैक्सी का ड्राइवर उसे अटैची देते हुए कहता है कि आप भूल सकते हैं, लेकिन मुझे सब बातें याद रहती है। फिर जब ट्रेन चलती है, जिस कंपार्टमेंट में यह नव दंपत्ति बैठा हुआ है, उसमें एक अजीब भयानक कहानियों वाली एक पत्रिका लेकर एक अजनबी बैठता है। नवविवाहिता पत्नी को उसका पति, जिसकी भूमिका बिनु मेहरा ने निभाई है, यह कहकर शादी वाला सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहनने के लिए भेज देता है कि वह पहली बार अपनी ससुराल जा रही है। जब तक उसकी पत्नी वापस आती है तब तक वह उस अजनबी से भूत पिशाच को लेकर बातें कर रहा होता है। जब लाल जोड़े में उसकी पत्नी वहां आकर अपनी पति के पास बैठती है तो उसे देखकर उस अजनबी के चेहरे पर अजीब ढंग का परिवर्तन आने लगता है। उसका चेहरा खौफनाक दिखने लगता है और वह सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी दुल्हन को देखकर उसकी जान लेने के लिए आक्रमण कर देता है। इसे देखकर उसका पति उस अजनबी दरिंदा से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है। इस क्रम में एक समय ऐसा आता है कि पति कुछ समय तक के लिए उठने से लाचार हो जाता है और इस दौरान वह अजनबी उसकी पत्नी को मार देता है। हालांकि इस मारपीट के क्रम में उसे जो चोट लगी है उससे उसकी भी जान चली जाती है। सेठ गंगाराम की बेटी का ब्याह होने के बाद उसकी डोली उठने का समय हो रहा है। अंदर दुल्हन की सहेलियां डोली तक लाकर उसे विदा करने से पूर्व उसके साथ चुगलबाजी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ डाकू सरदार को उसका आदमी आकर गंगाराम की बेटी की डोली उठने की जानकारी देता है। इस पर वह उसके अपहरण की योजना बनाकर डकैतों की टोली लेकर चल पड़ता है। उसे पता चलता है कि इस गांव से निकलने वाली हर डोली गांव के मंदिर पर कुछ देर के लिए रुकती है। तब वह मंदिर से ही जबरन डोली से गंगाराम की बेटी को अपने साथ उठा ले जाने के लिए वहां आ जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि डोली से गंगाराम की बेटी गायब हो गई है तो वह अपने डकैतों की टोली के साथ वापस अपने अड्डे पर लौट आता है। दरअसल डकैतों के वहां आते ही गंगाराम की बेटी को ज्वाला प्रसाद का पिशाच जबरन अपने साथ ले जाकर उसकी जान ले लेता है और उसकी लाश को भी गायब कर देता है। वह जितनी भी नववधुओं की जान लेता है सबकी लाश को गायब कर देता है। डाकू सरदार के डाकुओं समेत वहां से वापस भाग जाने के बाद जब ग्रामीण वहां वापस आते हैं तो दुल्हन की डोली में नहीं देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। कोई गंगाराम को डाकुओं के विरुद्ध पुलिस की मुखबरी के कारण यह दिन देखने की बात करता है तो कोई जाकर यह मामला पुलिस तक पहुंचा देने की बात करता है ताकि डकैत को पकड़ा जा सके। तभी वहाँ घोड़े पर चढ़कर उस गांव के ठाकुर, जिसकी भूमिका संजीव कुमार ने निभाई है, का बेटा शेरा, जिसकी भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाई है, वहाँ आ जाता है और कहता है कि पुलिस में रपट दर्ज कराने से कुछ नहीं होने वाला है।
न डकैत पकड़ा जाएगा और न ही गंगाराम की बेटी अब मिलेगी। तभी उसकी नज़र वहाँ आसपास चल रहे एक घोड़े पर पड़ती है और वह उस घोड़े को पकड़ने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर उस घोड़े की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देख वह घोड़ा भड़क कर तेजी से भागने लगता है, लेकिन शेरा तेजी से उसका पीछा करते हुए रस्सी की एक फांस में उसे फंसा लेता है। वह इस घोड़े की प्रशंसा कर रहा होता है, तभी इस घोड़े पर उसका मालिक लाखन, जिसकी भूमिका सुनील दत्त ने निभाई है, कूद कर बैठ जाता है और शेरा से कहता है कि घोड़ा तो शानदार है ही, उसके मालिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इस पर शेरा कहता है कि मालिक की बात वह नहीं करता है, लेकिन यह घोड़ा उसे पसंद है। इस पर लाखन कहता है कि वह जिससे प्यार करता है उसे किसी के लिए नहीं छोड़ता है, इसलिए घोड़ा भी यह उसे नहीं दे सकता। हाँ, उसकी अगर इच्छा हो तो वह आकर इसकी सवारी कर सकता है। इस पर शेरा लाखन से कहता है कि जो चीज़ उसे पसंद आ जाती है उसे वह लेकर ही दम मारता है। वह उधार की चीज़ों से अपना मन नहीं बहलाता है। फिर वह अपने करिंदे को लाखन को रुपये देने के लिए कहता है। लाखन घोड़े से उतरकर रुपया लेने से इनकार करते हुए शेरा से कहता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे पहले कि लड़ाई भयंकर रूप अख्तियार करे, गांव का ठाकुर वहां आ जाता है और दोनों की लड़ाई को छुड़ा देता है। शेरा को डांट कर इस ज़बरदस्ती के लिए भगा देता है। फिर लाखन से शेरा के तरफ से माफ़ी मांगता है। इस पर लाखन कहता है कि आपकी इज्जत का ख्याल कर मैंने उसे कुछ नहीं किया, वरना मैं तो ऐसे हाथों को तोड़कर ही दम लेता हूँ। शेरा और लाखन में कटता है, लेकिन लाखन की बहन गौरी, जिसकी भूमिका नीतू सिंह ने निभाई है, और शेरा की बहन शांति में बड़ा प्रेम है। दोनों सहेलियां गांव की पनखट पर अटखेलियां कर रही हैं। तभी इसकी एक अन्य सहेली बिंदिया माथे पर मटका लिए पनघट की तरफ आ रही नजर आती है। बिंदिया की शादी तय हो गई है। ऐसे में शांति और गौरी उससे लेकर मजाक कर रही है कि इसकी शादी तय हो गई, तो इसकी चाल भी बहकने लगी है। एक पाँव इधर पड़ता है तो दूसरी पाँव उधर पड़ता है, क्योंकि यह यहाँ रहते हुए भी वहाँ की सोच रही होती है। फिर गौरी शांति से कहती है कि मेरा बस चले तो लाखन भैया से कहकर तुझे अपना घर ले आ लाऊं, मगर क्या करूं, तुम बड़े ठाकुर की बेटी हो, वहाँ तक हम लोगों की पहुँच नहीं है। तभी बिंदिया कहती है कि सबकी बात तो तुमने बता दी गौरी, लेकिन खुद की बात नहीं बताई। तुम्हारे भी तो मेरे मुँह वेले भाई अमर, जिसकी भूमिका जितेंद्र ने निभाई है, के साथ आंख मटक्का का खेल चल रहा है। अमर का नाम सुनते ही गौरी शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। तब शांति बिंदिया से पूछती है कि गौरी कहाँ चली गई। इस पर बिंदिया कहती है कि वहीं जहाँ उसे जाना चाहिए। गौरी और अमर एक दूसरे के प्यार में नाचते गाते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति नाथूराम, जिसकी भूमिका जगदीप ने निभाई है, दोनों को प्यार करते देख लेता है। वह गौरी के भाई लाखन को बुलाकर यह दृश्य दिखा देता है। लाखन इसे देख वहाँ से वापस अपना घर चला आता है। यहाँ जब गौरी उसे खाना खाने के लिए कहती है तो वह खाने में अक्सर लेट होने की शिकायत करता है। इस पर गौरी ईंधन गीला होने की बात बताती है। तब लाखन कहता है कि ऐसे ही बहाने वह रोज़ रोज़ करती है। तब गौरी रास्ते में सहेली की मिल जाने की बात करती है। इस पर लाखन कहता है कि वह सहेली गाती भी है, नाचती भी है और उसकी आवाज़ मर्दाना जैसी है। फिर वह अमर का रुमाल उसे दिखा देता है, जिसे देखकर गौरी शर्मा जाती है। तब लखन उससे कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम जल्दी से तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूँ। एक दिन चंपा, जिसकी भूमिका रेखा ने निभाई है, वह शेर आया कहकर गांव वालों को एक तरफ भेज देती है और उसकी आवाज़ सुन शेरा भी वहां आ जाता है। लेकिन जब शेरा वहां से जाने लगता है तो चंपा उसके घोड़े की लगाम पकड़ लेती है और उसे यह कहकर वहां रुकने के लिए कहती है कि लोगों को तो इसने शेर का बहाना करके इसलिए भेज दिया ताकि वह उसके संग प्यार भरी बातें कर सकी। इस पर शेरा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहता है। तब चंपा उसे उस दिन की याद दिलाती है जब कुछ मनचले उसे छेड़ रहे थे और जबरन उसे उठाकर वहां से ले जाना चाहते थे। तब शेरा ने आकर न सिर्फ उसकी इज्जत बचाई थी, बल्कि जब उस मनचले ने कहा कि अभी तो तुमने इसे बचा दिया छोटे ठाकुर, लेकिन बाद में इसे कौन बचाएगा, कौन इसका हाथ थामेगा, तब शेरा ने उसके हाथ थामने की बात कही थी। चंपा इसी बात को गांठ बांधे बैठी है। वह बार बार शेरा से कहती है कि एक न एक दिन तो वह उसे हासिल करके ही दम लेगी, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। बिंदिया की माँ ने जो जेवर और कपड़े बिंदिया की शादी के लिए बनवाए थे वह सब चोरी हो गया। तब अमर के नेतृत्व में लोगों ने चंदा इकट्ठा कर साड़ियाँ और जेवर खरीदे और उसे लाकर ठाकुर साहब के पास
लाकर कहा, इस बार आप इस पर अपना हाथ फिरा दें, फिर गांव वाले की तरफ से यह सब बिंदिया की माँ को दे दी जाएगी। यह सुनकर जैसे ही ठाकुर साहब ने बिंदिया की ब्याह के लिए बनाए लाल जोड़े देखे, वैसे ही वे एक अजीब सी हरकत करने लगे। तब ठाकुराइन ने वहां जाकर लोगों से कहा वह जल्दी से लाल कपड़े को ढक दे। इस पर अमर ने ठाकुर साहब के इस हाल के बारे में ठाकुराइन से पूछा, तो ठाकुराइन ने बताया कि ये जब भी किसी के ब्याह का लाल जोड़ा देखते हैं तो ऐसे ही करने लगते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी शादी में लाल जोड़ा नहीं पहनने दिया था। फिर ठाकुर साहब खुद ही यह कहानी बताते हैं किस प्रकार से शादी का लाल जोड़ा पहने। जब उसकी बहन ब्याह मंडप पर शादी करने वाली थी, बड़ी धूमधाम से बारात आ रही थी, तो भी बारात में दूल्हा घोड़े से गिर गया और उसके टाप के अंदर जख्मी होकर मर गया। यह बात की सुनकर उसकी बहन ने भी उसके सामने ही आत्महत्या कर ली। जिस लाल जोड़े में उसकी शादी होने वाली थी, उस लाल जोड़े में वह अग्नि में धू धू कर जल रही थी। यह सुनाते सुनाते ठाकुर साहब की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है। ब्याह के बाद बिंदिया को भी डोली उसके ससुराल जाने के लिए निकलती है। जब यह डोली मंदिर के पास पहुंच रही होती है, तभी जोरों का तूफान आता है। कहार मंदिर के पास उसकी डोली को रख देता है। जब तूफान थमता है और वह डोली उठाने के लिए आता है तो उसे डोली हल्की मालूम पड़ती है। तब वह कहता है कि दुल्हन इस डोली से गायब हो गई। इधर वही पिशाच बिंदिया को भी उठा कर ले जाता है और लाल जोड़ी में रहने वाले अन्य दुल्हनों की तरह उसकी हत्या कर लाश समेत खुद भी गायब हो जाता है। शेरा उस खूनी की तलाश में मंदिर के बगल के जंगल में जाता है, तो वहाँ वह एक पागल को पाता है। उसके हाथों में बिंदिया की अंगूठी देखकर वह उसे हत्यारा समझकर गांव वाले के पास लाता है। तब नाथूराम सोनार कहता है कि यह उसकी दुकान से अंगूठी लेकर भागा है। इस पर शेरा जब उसकी अंगूठी के बिंदिया के होने की बात करता है, तब वह कहता है कि वह तो एक ही तरह की अंगूठी बनाना जानता है, और ऐसा कहकर वह वैसी दूसरी अंगूठी उसे दिखाता है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि वह हत्यारा नहीं बल्कि पागल है। शेरा ही की तरह लाखन भी हत्यारे की तलाश में मंदिर के बगल वाले जंगल में जाता है। तभी उसे किसी के मदद के पुकारे जाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब उस आवाज़ को सुन वह वहाँ जाता है तो देखता है कि एक लड़का कुएं में फंसा हुआ है। उसके एक तरफ कुत्ता और दूसरी तरफ एक विषैला सांप है जो उसे डसने के लिए बेचैन हो रहा है। तब लाखन जल्दी से उस कुएं में कूदकर विषैले सांप को एक तरफ फेंक कर उसे और खुद को एक रस्सी जिसका घोड़ा खींच रहा होता है उसके सहारे कुआं से बाहर निकलता है। जब वह उसके बारे में सवाल करता है तो वह बताता है कि उसके पिताजी अंधे हैं, इसलिए वह जंगल में जड़ी बूटी लेने आया है। फिर वह लाखन से उसके जंगल में आने की वजह पूछता है। इस पर लाखन बताता है कि वो एक हत्यारे को ढूंढने के लिए यहाँ आया है। शेरा गांव में होने वाली एक प्रतियोगिता जीतने के लिए अपने घोड़े के साथ तैयारी कर रहा है। तभी वहां लाखन आ जाता है। शेरा उससे प्रतियोगिता की तैयारी करने को लेकर सवाल करता है तो वह कहता है कि वह तो हमेशा तैयार ही रहता है। और फिर जब वह शेरा को उसकी तैयारी को लेकर पूछता है तो शेरा कहता है तैयारी तो अनाड़ी करता है। फिर दोनों वहीं से घोड़ा का रेस लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक जगह चौड़ा नाला आ जाने के कारण शेरा का घोड़ा अटक जाता है, लेकिन लाखन का घोड़ा उसे पार कर जाता है। लाखन वहीं से शेरा को मुंह चिढ़ाता है और प्रतियोगिता स्थल के लिए निकल जाता है। यहाँ ठाकुर साहब प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए 5-5 लोगों की टोलियां को लाठी युद्ध करने की प्रदर्शन की अनुमति देता है। तब लाखन अकेले ही इन 10 से, और वह भी बिना लाठी के, लड़ने की अनुमति मांगता है और फिर वह सबों को हराकर यह प्रतियोगिता जीत लेता है। लाखन की जीत से पुलकित होते हुए जब ठाकुर साहब उसे पुरस्कार देने लगता है, तभी शेरा वहां आ जाता है और कहता है कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। फिर दोनों एक अन्य प्रतियोगिता जिसमें एक खंजर जो कई नुकीले कीलों के बीच स्थित है उसे अपने पास लेने की प्रतियोगिता कर रहा है। दोनों ने ही उस नुकीले कीलों से खुद को बचाते हुए उस खंजर को अपने पास लाने के लिए अपने अपने पास से बांधकर जोर आजमाइश करना प्रारंभ कर दिया है। इस जोर आजमाइश में दोनों में से कोई भी उन नुकीले कीलों पर गिर सकता था, जिससे उसके जान जाने का डर था। इसे देखकर जिस लड़के को लाखन ने कुएं में सर्पदंश से बचाया था वह वहां आकर दोनों के बीच तने हुए रस्सी को काट देता है, जिससे वह खंजर शेरा की तरफ चला जाता है और लाखन यह प्रतियोगिता हार जाता है। इस क्रम में उस लड़के का बाल खुल जाता है और वह लड़का नहीं बल्कि एक लड़की रेशमा निकलती है, जिसकी भूमिका रीना राय ने निभाई है। यह बात प्रकट हो जाता है। शेरा उसके चारों तरफ घूमकर उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध होता है। इधर लाखन अपनी राइफल से दनादन गोलियां फायर कर अपनी हार पर क्रोध प्रकट कर रहा है।
तभी रेशमा वहाँ आकर उसे नाहक क्रोध करने से रोकती है। वह लाखन से प्रेम करने की बात भी कहती है। इस पर लाखन कहता है कि प्रेम करने वाले को रिश्ते नाते दुनियादारी सब छोड़ने पड़ते हैं। इस पर वह तुरंत थोड़ी दूर जाकर पलट कर आती है और लाखन से कहती है कि वो सारे रिश्ते नाते को तोड़कर उससे प्यार करने आ गई है। फिर वे दोनों जब एक गाना गाते हुए प्यार कर रहे हैं, तभी लाखन की बहन अपने भाई को रेशमा के साथ प्यार करते देख लेती है। एक दिन रेशमा एक नदी में स्नान कर जैसे ही बाहर आती है, वैसे ही शेरा वहाँ आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है। शेरा के चंगुल से बचने के लिए रेशमा वापस नदी में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे शेरा भी उसे पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़ता है। रेशमा नदी में डूबने लगती है, लेकिन तभी चंपा वहां आकर उसे बचाकर नदी के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंचा देती है। फिर वह पानी में डुबकी मार शेरा के नज़दीक आ जाती है। शेरा उसे रेशमा समझकर बातें करता है। इस पर वह भी प्यार भरी बातें करती हुई शेरा के संपर्क में आ जाती है। रेशमा की जगह चंपा को देखकर शेरा भड़क कर कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तब चंपा कहती है, लेकिन वह तो उससे प्यार करती है। फिर वह शेरा से कहती है कि तुम जाल में आई हुई मछली को छोड़कर इधर उधर फुदकने वाली तितलियों के पीछे दौड़ रहे हो, वह तो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। इस पर शेरा कहता है कि जो चीज़ वह पसंद कर लेता है उसे हासिल करके ही छोड़ता है। शेरा के कहने पर ठाकुर साहब रेशमा के पिता के पास शेरा के ब्याह का प्रस्ताव लेकर जाता है, जिसे रेशमा का पिता सहर्ष स्वीकार कर लेता है। तब ठाकुर साहब उसे अपने बेटी को पहनाने के लिए एक जोड़ा सोने का कंगन देता है। शेरा अपनी इस मंगनी की खुशी में जगह जगह लड्डू बांट रहा है। इसी क्रम में जब वह लाखन को लड्डू खिलाने जाता है, तब लाखन पूछता है कि लड्डू किस चीज़ के हैं। इस पर वह अपनी मंगनी रेशमा के साथ होने की बात बताता है। इससे लाखन स्तब्ध रह जाता है और तुरंत रेशमा से मिलने चला जाता है। इधर रास्ते में शेरा को चंपा मिलती है। शेरा उसे भी अपनी मंगनी की बात बताते हुए लड्डू देने लगता है, तो वह भागकर शिवालय चली जाती है और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करती है कि शेरा की यह मंगनी टूट जाए और उसकी मंगनी इसके साथ हो जाए। लाखन जब शेरा के पास से रेशमा से मिलने आता है तो रेशमा को उसकी मंगनी के बारे में बताता है। तब रेशमा उसे कुछ भी मालूम नहीं होने की बात कहती है और जब इस पर लाखन आश्चर्य व्यक्त करता है तो वह उसे अपने प्यार की कसम देती है। इसके बाद लाखन वहाँ से चला आता है और रेशमा भी अपने घर आती है। घर में जब रेशमा के पिता उसे ठाकुर साहब की दी हुई सोने का कंगन पहनने को देता है तो वह साफ इनकार कर देती है और ना मानने की स्थिति में आत्महत्या कर लेने की धमकी देती है। इससे उसके पिता सोने के उस कंगन को ठाकुर साहब को वापस लौटा देने की बात करता है। इस बीच लाखन और शेरा की फिर से मुलाकात होती है। तब लाखन खुशी खुशी शेरा को यह कहकर लड्डू खिलाता है कि एक आदमी की मंगनी टूट गई, और जब उसे उस आदमी के बारे में बताया जाता है तो लाखन उसका नाम शेरा बता देता है। इससे चिढ़कर शेरा अपने घर आता है तो पाता है कि उसकी माँ वैद्य जी के द्वारा लौटाए गए उस कंगन को रखने जा रही है। इस पर शेरा कहता है कि यह कंगन जिस चीज़ के लिए निकाले गए थे उसी काम आएंगे, वापस अलमारी में रखे नहीं जाएंगे। इस पर उसकी माँ विरोध करती है, लेकिन शेरा उस कंगन को लेकर आता है और जिद ठान लेता है कि वह रेशमा से शादी करके ही दम लेगा। अमर अपने लिए एक घर बनाता है और वह चाहता है कि गौरी भी यहाँ आकर उसके साथ रहे। तब गौरी उससे कहती है कि वह पहले इसके भाई से बात कर ले और ब्याह कर उसे यहाँ ले आए, बिन ब्याहे वह यहाँ आकर नहीं रहेगी। तब अमर गौरी के साथ ही उसके भाई लाखन से मिलने के लिए चला जाता है। लाखन भी दोनों की शादी के लिए रजामंद हो जाता है, लेकिन अमर के जाने के बाद जब वह और गौरी दोनों घर आते हैं तो इस बात की चर्चा अपनी माँ से करता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि गौरी का अमर के साथ विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पिता ने उसकी शादी दूसरे जगह पहले ही तय कर दी थी। गौरी अमर के पास आकर इन सारी बातों को बताती है और वह अमर से खुद को भूल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह अपने माँ बाप के वायदे को नहीं तोड़ पाएगी। इस पर अमर कहता है कि अगर वह इसके प्रेम को ठुकराएगी तो वह अपनी जान दे देगा। जिस वक्त अमर गौरी से यह बात कह रहा है उस वक्त लाखन चोरी छिपे सारी बातों को सुन लेता है। निर्धारित तिथि को गौरी का ब्याह होता है और उसकी भी डोली नैहर से पीहर के लिए निकलती है। लाखन ने अपने आदमियों को चारों तरफ लगा दिया है कि कोई भी इस डोली पर हमला नहीं कर पाए। साथ ही वह डोली को मंदिर के पास रुकने भी नहीं देता है। लेकिन तभी गौरी वहाँ से गायब हो जाती है। लाखन को अमर पर शक होता है और वह अमर का घर पहुँच जाता है।
यहाँ वह अमर से गौरी को वापस देने की बात करता है, लेकिन अमर कहता है कि नहीं, वह गौरी को नहीं दे सकता, आज उसका सुहाग रात है। इस पर लाखन बंदूक के बल पर उस कमरे में प्रवेश कर जाता है जिसे अमर ने बंद कर रखा है, लेकिन वहाँ गौरी नहीं मिलती है। इसके बाद जब लाखन अमर से दोबारा गौरी को देने की बात करता है और उसे न देने की स्थिति में मार देने की धमकी देता है, तो अमर उसे यह कहता है कि गौरी तो उसके खून में मिल गई है, और ऐसा कहते कहते वह भी दम तोड़ देता है क्योंकि उसने पहले ही से विष खा लिया है। अमर उसे यह भी बताता है कि गौरी आत्महत्या कर चुकी होगी, और जब पिशाच लाल जोड़े में गौरी को देखता है और उसे मारने के लिए आता है तो गौरी उसे पहले ही से मरी हुई मिलती है। गौरी के इस प्रकार आत्महत्या कर लेने के बाद लाखन काफ़ी उदास रहता है। एक दिन वह गौरी को लेकर ख्वाब देख रहा होता है, तभी शांति उसके लिए खाना लेकर आती है, वैसे ही जैसे गौरी आती थी। इस बीच लाखन का घोड़ा रेशमा को यह संदेश दे देता है, जिससे रेशमा उस घोड़े पर चढ़कर लाखन के पास आ रही होती है। रास्ते में इसे शेरा मिलता है, जो इसे जबरन अपने साथ लाए हुए मंगनी वाला वह कंगन पहनाने का प्रयास कर उसे शादी करने पर उतारू हो जाता है। वह कहता है कि वह इसकी पत्नी बनकर इसके घर आ जाए और वहाँ सारे सुख इसे प्राप्त होंगे, लेकिन जब रेशमा इससे इनकार करती है तो वह ज़बरदस्ती उसे अपने संग उठा ले जाना चाहता है। इस बीच वह घोड़ा वहाँ से भागकर लाखन के पास जाकर रेशमा की एक चुनरी देता है, जिससे लाखन सारा वाक़या समझ घोड़े पर चढ़कर आ जाता है। यहाँ शेरा को रेशमा से ज़बरदस्ती करते हुए पाकर जब वह उसे रोकने का प्रयास करता है तो शेरा लाखन से लड़ने पर उतारू हो जाता है। दोनों आक्रामक होकर लड़ने लगते हैं। तभी ठाकुर साहब वहाँ आकर दोनों को लड़ने से मना करते हुए उसके लड़ने का कारण पूछता है। तब लाखन रेशमा से पूछने की बात करता है। रेशमा उसे बताती है कि शेरा उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तब ठाकुर साहब इस बात के लिए शेरा की पिटाई कर देता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। शेरा की पिटाई कर ठाकुर साहब वहाँ से वापस अपना घर आकर पछता रहा होता है। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि बच्चों से इस प्रकार की गलतियाँ हो जाया करती हैं, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ठाकुर साहब अपनी पत्नी से लाखन के बारे में पूछता है। इस पर पत्नी कहती है कि सारा गाँव जानता है कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। इस पर ठाकुर साहब कहता है कि मैं शांति का उसके साथ ब्याह करना चाहता हूँ, क्योंकि शांति भी उसे चाहती है। यह बात सुनकर शांति मन ही मन प्रसन्न होती है। एक दिन रेशमा के पिता वैद्य जी को गांव वाले खदेड़ रहे होते हैं और वह भाग रहा होता है। भागते भागते वह एक पुआल की ढेर में छिप जाता है। तब ग्रामीण उसे वहां न पाकर वापस लौट जाता है। वहां से थोड़ी दूर पर मौजूद शेरा, जिसे अपने पिता के द्वारा पीटे जाने की बात साल रही थी, वैद्य जी को उस पुआल की ढेर में छिपा हुआ देख लेता है। वह वैद्य जी को उस पुआल की ढेर से निकाल कर पूछता है कि तुम तो कहते थे कि अंधा हो, लेकिन तुम तो खरगोश की तरह भाग रहे थे, तुम्हारी पोल खुल गई। इस पर वैद्य जी शेरा से कहता है कि वो इस बात को गांव वाले को ना बताए, नहीं तो लोग इसे मार देंगे। इस पर शेरा एक शर्त पर उसकी बात रखने के लिए तैयार हो जाता है कि वह भी अपनी बेटी रेशमा की शादी इसके साथ कर दे। वैद्य जी इसके लिए हाँ कर जब घर आकर मन ही मन रेशमा की शादी शेरा से करने पर अपनी सहमति देने वाली बात पर विचार कर रहा होता है, तो उसके मन में इस बात का ध्यान आ जाता है कि मंगनी के वक्त भी रेशमा इस शादी से इनकार कर चुकी थी और ज़बरदस्ती करने पर वह आत्महत्या करने की भी बात कह रही थी। तब इस बात को सोच वह अगले दिन पूरे गांव वाले की एक बैठक बुलाता है और सबके सामने इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वह अंधा नहीं है, वह रात में चोरी का काम करता है। फिर वह चोरी की सारी संपत्ति को भी निकाल कर ठाकुर साहब के हवाले कर देता है। तब ठाकुर साहब उसे आत्मग्लानि होने की बात कहकर माफ़ कर देता है। तब वैद्य जी अपनी पगड़ी लाखन को देते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है। तब लाखन सभी लोगों के बीच रेशमा से शादी करने की बात स्वीकार कर लेता है। इस बात को सुनकर शांति को बड़ा सदमा लगता है और वह रोते हुए अपने घर आ जाती है। यहाँ ठाकुर साहब उसे समझाते हुए कहता है कि दिल टूटता है तो आंसू बहकर निकलता है, लेकिन तब उसे धर्म सहारा देता है जो सबसे बड़ा होता है। फिर ठाकुर साहब उसे उसकी शादी बगल के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से करने की बात करता है। वैद्य जी के द्वारा वादा खिलाफी करने और फिर भरी ग्रामीणों के बीच लाखन द्वारा रेशमा से शादी करने की बातें सुनकर शेरा काफ़ी खपा हो जाता है और कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ काटने लगता है। तभी चंपा वहां आती है और उसे नाग पेड़ पर गुस्सा नहीं करने के लिए कहते हुए अपने संग प्यार करने की बात करती है।
एक दिन लाखन और रेशमा प्यार करते हुए बगीचे में टहल रहे होते हैं। तभी लाखन को गौरी का एक जेवर मिलता है। इससे रेशमा को दिखाते हुए कहता है कि जब उसके एक जेवर यहाँ मिले हैं तो कुछ और सामान भी उसके यहाँ मिलेंगे। तब दोनों मिलकर गौरी के सामान को ढूंढना प्रारंभ करते हैं। रेशमा को एक जूता मिलता है जिसे वह लाखन को दिखाती है। तब लाखन कहता है कि जूते किसके हैं, हत्यारे भी वही हैं। इसके बाद ठाकुर साहब जूता बनाने वाले मोची को बुलाकर भरी सभा में उसे इस जूते के खरीदार का नाम बताने के लिए कहता है। पहले तो मोची किसी का नाम नहीं बताता है, लेकिन जब लाखन उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है तब वह बता देता है कि यह जूता मंदिर के पुजारी जी का है। तब लाखन शेरा और सारे ग्रामीण वहां जाकर पंडित जी को मारने पर उतारू हो जाता है। पंडित जी ठाकुर साहब से भी अपनी प्राण रक्षा के लिए गिड़गिड़ाता है। तब ठाकुर साहब यह कहते हुए कि सारा गांव तुम्हें हत्यारा मान रहा है, ऐसे में अब सिर्फ भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद जब लाखन एक त्रिशूल लेकर पुजारी की हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है तभी शिवलिंग पर एक नाग फुफकारता है, जिसे देखकर ठाकुर साहब पुजारी की बात को सच मानकर गाँव वाले को लौटने का आदेश दे देता है। ठाकुर साहब की बेटी शांति की जब मंगनी की रस्म अदायगी हो रही है तब शेरा आकर मंगनी के मंगल थाल को उलट देता है और कहता है यह शादी नहीं होगी। जब भावी वर का पिता यह जानना चाहता है कि यह शादी क्यों नहीं होगी तो शेरा उसे कुछ बताने से इनकार करता है। तब तक लाखन भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि वह इस डर से शादी नहीं करना चाहता है कि गांव से उठने वाली हर डोली की दुल्हन गायब होती रही है। तब तक ठाकुर साहब भी नीचे आने के क्रम में शेरा को कहता है कि उसके डर से इसका विश्वास कहीं ज़्यादा पक्का है। फिर वह अपने होने वाले समधी से यह कहकर उसकी बेटी की शादी में लाल रंग का जोड़ा नहीं पहनेगी। तब समधी यह कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी बेटी से कर रहा है, न कि लाल जोड़े से। तब ठाकुर साहब उससे शादी की तैयारी करने की बात कहकर वापस लौटने लगता है। तब लाखन उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। यहाँ वह ठाकुर साहब से कहता है कि उसकी बेटी के साथ ही डोली में लाखन भी बैठेगा और उसकी रक्षा करेगा। वह इस बात को ठाकुर साहब से राज रखने के लिए कहता है, लेकिन ठाकुर साहब उसे वचन तो दे देता है। लेकिन जब लाखन वहाँ से जाता है और उसे ठाकुराइन जाते हुए देख लेती है और ठाकुर साहब से लाखन के साथ हुई बातचीत बचाने के लिए कहती है तो वह इस राज की बात को अपनी ठाकुराइन को बता देता है। इस समय दोनों जब इस बात को लेकर बात कर रहे होते हैं तो वह पगला भी इसे सुन लेता है और वहाँ से जाकर सीधे डाकुओं के गिरोह को इस बात की जानकारी देता है कि इस बार दुल्हन के साथ लाखन भी डोली में बैठेगा। शांति की शादी के बाद जब उसकी विदाई का वक्त आता है तो शेरा काफ़ी भावुक हो जाता है। हालांकि वह उसे विदा करने के लिए आता है, लेकिन मन ही मन काफ़ी सशंकित रहता है। तब विदाई की जिस डोली में शांति विदा हो रही है उस डोली में लाखन पहले से ही राइफल लेकर बैठा है। डोली मंदिर पर रुकती है। पुजारी उसे प्रसाद देने आता है तो लाखन राइफल निकालकर उसे भी चले जाने के लिए कहता है। डोली जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ती है सारे ग्रामीण डोली में दुल्हन के मौजूद रहने की बात ठाकुर साहब को बताते हुए खुशियाँ मनाने लगते हैं। इस दौरान लाखन भी शांति को उसके ससुराल से पहुँचाकर वापस लौट आता है। यहाँ आकर वह ठाकुर साहब से पूछता है कि बेटी की विदाई पर जब सारे लोग मातम मनाते हैं यहाँ खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है। इस पर ठाकुर साहब अपने बेटी के सकुशल ससुराल पहुँच जाने की बात करता है। तब लाखन उस पर लांछन लगा देता है कि अब तक जितनी भी डोलियाँ लूटी गई, दुल्हनें मारी गई, वह सब आप ही का करतूत है। यह डोली आपकी बेटी की थी इसलिए आपने इसे छोड़ दिया। लाखन के इस आरोप से ठाकुर साहब तिलमिला जाता है और अपनी जान देने पर उतारू हो जाता है। तब ठाकुराइन उसे ऐसा करने से रोक लेती है। तब शेरा बीच में कूद पड़ता है और इस मामले में लाखन का हत्या होने का और इस डोली को छोड़ देने के लिए वह उसे दिखावा बताता है और इस पासे को पलट देता है। लाखन के ऊपर लांछन लग जाता है। लेकिन जैसे ही ठाकुर साहब यह कहता है कि कोई भाई अपनी बहन की जान नहीं ले सकता इसलिए हत्यारा लाखन नहीं हो सकता, तब लाखन शेरा के बहन की डोली नहीं लूटने की बात कहकर शेरा पर ही डोलियाँ लूटने और दुल्हनों का हत्यारा होने का आरोप लगा देता है। फिर वह ठाकुर साहब से न्याय करने की बात करते हुए उसे अपना राइफल देता है। इस राइफल को लेकर जब ठाकुर साहब शेरा के इस मामले से इनकार करने के बावजूद उस पर गोली चलाने वाला होता है तभी ठाकुराइन जाकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। तब तक शेरा इस मौके का फ़ायदा उठाकर ठाकुर साहब से वह राइफल छीन लेता है और ग्रामवासियों को धमकाते हुए वहाँ से भाग जाता है। पगला इस घटना के वक्त भी यहाँ मौजूद रहता है। शेरा वहाँ से अपने घोड़े पर चढ़कर रेशमा के घर की तरफ चल देता है। तभी उसको रोकने के लिए लाखन भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करता है। इस क्रम में जब शेरा लाखन को अपने नज़दीक आते हुए देखता है तो वह उसे गोली मार देता है। फिर वह रेशमा के घर पहुंचकर जबरन उसे उठाकर एकांत में बने अपने एक झोपड़ी में ले आता है और उसे वहीं मंगनी के वाला कंगन पहनने के लिए कहता है।
इस पर रेशमा कहती है कि मंगनी के ये कंगन अपने से नहीं पहने जाते हैं बल्कि पहनाए जाते हैं। इसके बाद शेरा रेशमा को वह कंगन पहनाता है। रेशमा भी उससे प्यार का नाटक करती है, लेकिन तभी वह उसके कमरे में रखी उसकी रिवॉल्वर को लेकर उस पर दनादन गोलियां चला देती है। जब गोलियां खत्म हो जाती है तब शेरा फिर एक बार उसके संग जबरदस्ती करने पर यह कहते उतारू हो जाता है कि आज तो तुम्हें बचाने के लिए लाखन भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। लेकिन तभी लाखन वहाँ यह कहते हुए आ जाता है कि कभी कभी किसी की इज्जत बचाने के लिए मुर्दे भी उठकर चले आते हैं। फिर लाखन और शेरा के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेरा द्वारा रेशमा को जबरन उठाकर लिए जाने के सवाल को लेकर रेशमा का पिता ग्रामीणों के साथ ठाकुर साहब की हवेली पर आ जाता है। इस पर ठाकुर साहब कहता है कि अगर उसकी बातें सच हैं तो वह रात शेरा की आखिरी रात होगी। ऐसा कहकर अपनी बंदूक लेकर ग्रामीणों के साथ वह ग्रामीणों के बताए जगह पर जाने लगता है। तभी रास्ते में रेशमा के साथ लाखन आ रहा उसे मिल जाता है। उसे देखकर जब ठाकुर साहब शेरा की करतूत को लेकर सवाल करता है तो लाखन उससे दुल्हनों का हत्यारा बताते हुए इस समय आग में जल रहे होने की बात बताता है। यह बात सुन ठाकुराइन शेरा को बचाने के लिए घर में लगी उस आग के अंदर जाने का प्रयास करती है। तब ठाकुर से जबरदस्ती रोक लेता है। दूसरे दिन ठाकुर साहब उस जले हुए घर की राख उठाकर शेरा की मौत पर 8-8 आंसू बहा रहा होता है। तब ठाकुराइन उसे ताना मारती है, कल यदि वह आग से बच भी जाता तो आप उसे अपनी गोली से मार देते, फिर आज आप क्यों पछता रहे हैं। इस पर ठाकुर साहब कहता है कि वह इसलिए पछता रहा है क्योंकि वह अभी एक बाप की तरह सोच रहा है, गाँव के ठाकुर की तरह नहीं। हालांकि शेरा आग लगने की इस घटना में मरता नहीं है। चंपा उसे बचा लेती है और उसका इलाज करवाकर उसे चंगा कर देती है। तब शेरा चंपा से पूछता है कि यहाँ उसे कौन लेकर आया था, क्योंकि वह तो आग में जल रहा था। तब चंपा बताती है कि यह काम उसने किया है, क्योंकि वह पहले भी इससे कह चुकी है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहार ला दूंगी और मुझे देखकर तो तुम्हारी मौत भी भाग गई। इस पर शेरा यह कहते वहाँ से चला आता है कि अभी उसे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। इस बीच रेशमा और लाखन का ब्याह हो जाता है। पूरे धूमधाम से शादी के बाद वहाँ का वातावरण पूरी तरह से तब गमगीन हो जाता है जबकि वह डोली उठने वाली होती है। हालांकि तब लाखन यह कहकर सबको आश्वस्त करता है कि डोलियाँ लूटने वाला और दुल्हनों का हत्यारा यानी शेरा अब नहीं है। फिर डोली वहाँ से विदा होती है। डोली के साथ ही लाखन भी चल रहा होता है। मंदिर के पास डोली रुकती है और मंदिर का पुजारी प्रसाद देकर दुल्हन को देने आता है। तभी वह पिशाच दुल्हन बनी रेशमा पर हमला कर देता है। रेशमा की चीख सुन लाखन उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर भी पिशाच उसे अपने उस भूत बंगले में लाने में सफल हो जाता है। यहाँ लाखन शेरा को देखता है तो उसे एक बार फिर से हत्यारा करार देते हुए उसे लड़ने के लिए उतारू हो जाता है। तब शेरा यह कहता है कि वह इसलिए बचकर यहाँ आया है कि वह अपने ऊपर लगे उस आरोप को झुठला सके। वह भी उस हत्यारे की ही खोज में यहाँ आया है। तभी इस दोनों को वह पगला भी दिख जाता है। शेरा इसे इंस्पेक्टर के रूप में पहचान लेता है। फिर तीनों मिलकर पिशाच पर हमला करता है, लेकिन पिशाच इस सब पर भारी पड़ता है। वह रेशमा की जान लेने ही वाला होता है कि तभी लाखन की एक कटार उसके सीने में धंस जाती है, जिससे वह मरणासन्न हो जाता है। तब वह पिशाच उसके शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना चाहता है, लेकिन घायल शरीर वाला यह पिशाच जो गांव का ठाकुर साहब रहता है अपने अंदर के उस पिशाच को तब तक निकलने नहीं देता जब तक कि वह उसे यह वादा नहीं कर देता है कि वह इस गांव को छोड़कर भाग जाएगा। इसके बाद वह अपनी कहानी बताता है कैसे उसके शरीर में वह पिशाच आ गया था। एक बार जब वह अपनी शादी कर वापस अपने गांव लौट रहा था तब वह थोड़ी देर के लिए इस खंडर वाले मकान में रुका था। तभी वह पिशाच वहां आकर उसकी पत्नी को परेशान करने लगा। वह अपनी पत्नी को बचाने के क्रम में उस पिशाच को मार देता है। तो वह पिशाच यह कहते हुए इसके शरीर में ही प्रवेश कर गया कि तुम सोच रहे होगे कि मैं मर गया, लेकिन मैं मरता नहीं हूँ। मैं तो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता हूँ। फिर मेरे शरीर में प्रवेश कर उस पिशाच ने मेरे ही हाथों से मेरी पत्नी को मरवा दिया, लेकिन न तो हत्या करते वक्त और न ही बाद में मुझे यह पता होता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अनजाने में मैंने किया उस पिशाच के वशीभूत होकर। लेकिन आज मैंने उस पिशाच को यह गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तुम लोगों का अपराधी हूँ। उम्मीद है कि तुम लोग मुझे क्षमा कर दोगे। इस पर सारे गांव वाले मरकर भी उस पिशाच से गांव वाले को मुक्ति दिलाने के लिए ठाकुर साहब का जयकारा लगाता है। फिर रेशमा के संग लाखन खुशी खुशी रहने लगता है और चंपा की शादी भी शेरा के साथ हो जाती है और विवाह के इस दृश्य के साथ ही फिल्म जानी दुश्मन की कहानी समाप्त हो जाती है।